Hello everyone, myself Rambabu Lowansi. So C++ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट 2. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस. और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि किसी भी फंक्शंस की डेफिनेशन अगर आपको क्लास के बाहर देना है तो आप किस तरीके से उसकी डेफिनेशन क्लास के बाहर देंगे. अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर के टाइप्स की अगर हम बात करें, बेसिकली सी प्लस प्लस में 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड वन इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि सर व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर. सो लेट्स स्टार्ट. What is inline function in C++ programming? Inline functions, inline functions are functions where all the call is made to inline function. The actual code then gets placed in the calling program. General format of inline functions. अगर आपका फंक्शन स्मॉल है, आप चाहते हैं कि वो कंपाइल टाइम पे ही वहां पर उसकी जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाए, इंटरनली पेस्ट हो जाए. या आप ऐसा बोल सकते हैं, नॉर्मली इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप तब यूज करते हैं जैसे आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल उस फंक्शन से वहाँ कहाँ पर ट्रांसफर होता है जिसको आपने कॉल किया, फिर वापस कंट्रोल बैक आएगा जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया. सो टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि आपका जो फंक्शन कॉलिंग होती है उसमें कंट्रोल ट्रांसफर होता है. अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल बार बार ट्रांसफर ना हो तो आप वहां पर इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट, देयर आर सम रीजंस फॉर इनलाइन फंक्शंस. इट इज कंपाइलर, मतलब इनलाइन फंक्शन को कंपाइलर क्या करता है, इट इज कंपाइलर कॉपीज द कोड ऑफ द फंक्शन इन द कॉलिंग फंक्शन. Passing of control between caller and callee function is avoided. This is a main important points of this concept कि आपका जो कंट्रोल है कॉलर एंड कॉली फंक्शन के बीच में जो ट्रांसफर होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. जावा में इसके प्लेस पे होता है स्टैटिक ब्लॉक. द फंक्शन शुड बी इनलाइन ओनली व्हेन दे आर स्मॉल. अगर आपका फंक्शन स्मॉल होगा तो ही आप उसको इनलाइन डिक्लेयर कर सकते हैं. इनलाइन फंक्शन के लिए आप इनलाइन कीवर्ड का क्या करेंगे, यूज. सो लेट्स सी द एग्जांपल. इनलाइन फंक्शन, आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std. देन मान लीजिएगा आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इनलाइन वॉइड abc, या आप डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, सी आउट एंडल एंड दिस इज. अभी हम इनलाइन कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं. सर abc फंक्शन इज कॉल्ड, सो दिस इज योर नॉर्मल फंक्शन. और यहां पर आपने मान लीजिएगा क्या लिख दिया, मेन मेथड. सो आपने एबीसी फंक्शन को क्या किया है, कॉल. तो आपको पता है कि कंट्रोल पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा तो मेन के अंदर इसको क्या दिखेगा, एबीसी. तो सीधा कंट्रोल मेन से कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, एबीसी. और जब एबीसी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस कंट्रोल कहां पर आएगा, मेन में. अगेन मान लीजिएगा आपने क्या किया,
एबीसी फंक्शन को कॉल किया तो वापस कंट्रोल मेन से कहां पर जाएगा, इस एबीसी फंक्शन में, देन वापस कहाँ हो जाएगा, मेन में। अगेन आपने एबीसी फंक्शन को कॉल किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका जो कंट्रोल है वो बार बार ट्रांसफर हो रहा है। सो इससे प्रोग्राम की स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। आउटपुट आपका वही आएगा कि 3 टाइम फंक्शन आपका क्या हुआ है, कॉल हुआ। दिस इज नॉर्मल फंक्शन, नॉट अ इनलाइन फंक्शन। हाँ, अगर आप इसको इनलाइन कर देते हैं, अगर आपने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, इनलाइन, तो क्या होगा कि इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन इंटरनली यहाँ पर क्या हो जाती है, कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो जो आपका कंट्रोल बार बार ट्रांसफर हो रहा है वो बार बार आपका ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब कॉली और कॉलर फंक्शन के बीच में जो कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो रहा था वो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। इंटरनली जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो ये प्रोसेस हो जाती है, राइट। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द इनलाइन फंक्शन, राइट। जब आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, अगर वो फंक्शन इनलाइन है तो उसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाती है जहां पर आपने उसको कॉल किया। तो इससे आपका कॉली और कॉलर फंक्शन के बीच में जो कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है बार बार, उसको अवॉइड किया जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर। This is very important for you. Basically, uh, there are two types of memory allocation. First one is compile time memory allocation and second one is runtime memory allocation. ये dynamically memory allocation भी आप उसको बोल सकते हैं. So a constructor is a special member function which is used to initialize of user defined data type. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। जैसा कि क्लास हमने देखा था कि सर इफ यू वांट टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप देन वी शुड गो फॉर क्लास। बट अब जो डेटा टाइप आपने बनाई है उसको मेमोरी, जैसे आप कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाते वक्त क्लास अगर आप बनाएंगे तो, और उसमें आपने कुछ मेंबर डेटा लिया है, तो जब आपने क्लास को बनाया उस टाइम उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी एलोकेट कब होगी, जब आप उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर, राइट। स्पेशल मेंबर फंक्शन इसको इसलिए बोला है कि पहली चीज ये है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, राइट। जबकि नॉर्मल फंक्शन आप ये नॉर्मल मेथड बनाएंगे तो उसकी रिटर्न टाइप होती है। दूसरा, नॉर्मल मेथड को या नॉर्मल फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है यूजिंग ऑब्जेक्ट। बट जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब, जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। तो दैट्स व्हाई अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन अ क्लास। देन whenever the object is created, मतलब जब आप उस क्लास का क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे या इंस्टेंस क्रिएट करोगे, द स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज द कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। सो अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, मैंने बोला कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और उसमें आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, तो कंपाइलर उसमें क्या करता है, अपने से एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है या अपने से एक कंस्ट्रक्टर लिख देता है, उसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात होगी तो कंपाइलर ऐड करता है, लेकिन एक ही कंडीशन होती है कि आपने उस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होगा। अगर आपने अपने से कोई भी कंस्ट्रक्टर उसके अंदर क्रिएट कर दिया तो कंपाइलर कभी भी जो है क्या नहीं करेगा, उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स होते हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं लाइक जावा या पाइथन या सी शार्प डॉट नेट, तो आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मिलेगा। सो कंस्ट्रक्टर का रूल ये होता है कि जैसे आप नॉर्मल मेथड्स बनाते हैं या कोई फंक्शन बनाते हैं, सो फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर के नाम के साथ रेस्ट्रिक्शन ये है कि सर कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम, कि आपने जिस नाम से
क्या बनाया है, क्लास बनाया है। A constructor name must be same as that of its class name। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। दिस इज रूल नंबर 1। सेकंड, इट इज डिक्लेयर्ड विथ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन void। मतलब कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यहाँ तक कि आप void भी नहीं लिख सकते। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, आप चाहते हो कि वो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, तो आप void लिख सकते हो, बट कंस्ट्रक्टर में आप void भी नहीं लिख सकते। देन थर्ड, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्ट। मतलब कंस्ट्रक्टर को आप कॉन्स्ट बेसिकली इफ यू वांट टू डिक्लेयर फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड, या आप कॉन्स्ट का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज। तो आप कंस्ट्रक्टर को कभी कॉन्स्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट मे नॉट बी स्टैटिक, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक भी नहीं हो सकता। एंड इट मे नॉट बी वर्चुअल, राइट। सो a class can have more than one constructor, it means constructor can be overloaded। दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरराइड। क्यों? क्योंकि ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि सेम नाम की चीज पेरेंट और बेस क्लास में होगी, बट यहाँ पर जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास का नाम आएगा, चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में चाइल्ड क्लास का नाम आएगा। तो दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते, इसलिए आप कंस्ट्रक्टर को कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, ओवरराइड। बट कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। क्यों? क्योंकि एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे, हर बार उसका नाम क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, सो ये हमने कुछ रूल्स देखे कंस्ट्रक्टर के। अगर आप जावा या डॉटनेट प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बाद, तो कंपलसरीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो आप कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वहां पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ये सिंटेक्स होता है कि सर, सिंटेक्स फॉर राइट अ कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। लाइक नॉर्मल मेथड्स, आप कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन भी क्लास के बाहर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास के बाहर देंगे तो इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, तो डायरेक्टली उस क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेथड का नाम। बट अगर आप कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्लास के बाहर दे रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप क्लास के बाहर उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो डिफॉल्ट का मतलब होता है पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। जैसे आप विदाउट पैरामीटर कोई फंक्शन या मेथड बनाते हैं, ऐसे ही आप कंस्ट्रक्टर में भी अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। सो द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर is a special member function which is invoked by C++ compiler without any argument for initializing the object of a class. So in other words, a default constructor function initialize the data member with no argument. It may be explicitly written in program. In case default constructor is not defined in a program, the C++ compiler add जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, आप एक्सप्लिसिटली लिख भी सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ऐड कर देगा। बट कंडीशन ये है कि आपने उस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा होगा, तभी कंपाइलर उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर लिख दिया तो कंपाइलर उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड नहीं करता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिंटेक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्लास के बाहर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि a default constructor is the constructor which doesn't take any argument, it has no parameter। even if we do not define any constructor explicitly, the compiler will automatically provide a default constructor implicitly। बट ध्यान रखिए ना, रखना है कि आपने उस क्लास के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, तभी कंपाइलर उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड करेगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल
of the default constructor. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे उसमें कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स हमने देखे थे कि सर क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यहां तक कि आप वॉइड भी नहीं लिख सकते। तीसरा, कंस्ट्रक्टर आप किस सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक में। प्राइवेट डिक्लेयर कर दिए तो आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएंगे क्लास के बाहर, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली दो सेक्शन हमने देखे थे। तो मान लीजिएगा हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने दे दिया EMP, राइट। सो फर्स्ट वन इज मेंबर डेटा, और मेंबर डेटा के लिए एक्सेस स्पेसिफायर आप यूज करते हैं प्राइवेट। और कंस्ट्रक्टर इज आल्सो मेंबर फंक्शन, तो हमेशा पब्लिक सेक्शन में आप उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर। तो आपने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग नेम, और इंटीजर में आपने लिख दिया मान लीजिएगा एम्प्लॉय नंबर, एंड फ्लोट में आपने क्या लिख दिया है, सैलरी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। अगर आप नहीं बनाते कोई कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर ऐड कर देता है, बट मैं चाहता हूं कि मैं एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करूं, क्रिएट। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, तो क्लास का नाम क्या है, EMP। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिएगा। सी आउट, यहाँ पर आप लिख देंगे एंडल। चाहे तो आप मैसेज दे सकते हैं कि सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो कंस्ट्रक्टर के दो काम रहते हैं। पहला कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इन सारे मेंबर्स के लिए मेमोरी को एलोकेट करेगा और उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। डिफॉल्ट मतलब आप ये मेमोरी को एलोकेट करता है और उसको इनिशियलाइज करना है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे वैल्यू दे सकते हैं कि जैसे मैंने लिख दिया कि सर नेम इक्वल टू राम, एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 101। तो जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये क्या करेगा, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा और यहाँ पर मान लीजिएगा ये सेम वैल्यू से क्या कर देगा, इनिशियलाइज। When object is created, constructor automatically called. So void, यहाँ पर हम मेन मेथड लिखेंगे int main, और क्या हो जाएगा, लास्ट में आप लिख देंगे रिटर्न व्हाट, 0। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, क्लास का। कौन सी क्लास, EMP। अब जैसे ही आपने देखिए, दिस इज इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, जो क्लास का वेरिएबल होता है उससे ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो जैसे ही आपने लिखा, मतलब आपने कोई पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया, इसका मतलब आपका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। तो आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि सर दिस वन इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ लिख देंगे आप। अब आप मान लीजिएगा 3 टाइम आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो हर बार क्या करेगा, 3 टाइम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और हर बार नेम में राम, एम्प्लॉय नंबर में 101, सैलरी में ये असाइन कर देगा। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, राइट। सेम नाम के आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए मैंने इसका नाम अलग अलग रखा है। सो आई होप अब जब आपने 3 टाइम ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 3 टाइम कॉल होगा और हर एक मेंबर के लिए हर बार मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Okay, so I hope you understand how to create default constructor explicitly in C++ programming. So next, to talk about what is a parameterized constructor. C++ allows to achieve by passing arguments to the constructor function when the object are created. The constructor that can take argument are called parameterized constructor. Typically, these argument help initialize an object when it is created. अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था कि आप जब जब ऑब्जेक्ट बनाते हो वो सेम वैल्यू से या डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन हो रहा था जो आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पास किया होगा। अब आप चाहते हो कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाए तो जो वैल्यू आप पास करें उससे इनिशियलाइज हो, तो आप यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। सो
parameterized constructor, it is used to initialize the various data element of different object with different values when they are created. It is used to overload constructor. जैसे कि आपको पता है कि एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बट हमेशा कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, राइट। तो यहाँ पर आप पैरामीटर पास कर देंगे। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। आप चाहे तो एक मेथड भी बना सकते हैं इसको डिस्प्ले करने के लिए। पहले हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। स्ट्रिंग नेम, नेम के लिए आपने ले लिया एन, और इंट ई फॉर एम्प्लॉय नंबर, और फ्लोट में एस फॉर सैलरी। चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड एल, दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो अब क्या करोगे, जो यहाँ पर जब आप किसी भी फंक्शन या कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देते हैं, तो डेफिनेशन देते वक्त हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं उसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोलते हैं, फॉर्मल। तो जो नेम वहां से पास किया होगा सेम में कॉपी होके जो क्लास लेवल पे आपने इन वेरिएबल नेम बनाया उसमें क्या हो जाएगा, असाइन। ऐसे ही ईएमपीएनओ के लिए आपने क्या कर दिया, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, सैलरी इक्वल टू एस। ठीक, तो अब मान लीजिएगा कि ये डिफॉल्ट। अब यहाँ पर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किया, जैसे नेम में पास कर दिया दीपक, एम्प्लॉय नंबर मैंने पास कर दिया 23, सैलरी मैंने पास कर दी लाइक दिस। ठीक, सो अब पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्यों, क्योंकि पहले आपने उसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्यों, क्योंकि पहले आपने, उसके बाद पैरामीटराइज कॉल होगा क्योंकि उसके बाद में आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द कोड, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पर एक मेथड बना लीजिएगा, void show data। दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज नॉर्मल मेथड। ये क्या करता है, उस एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले कर देगा। सो यहाँ पर एंडल है फॉर द न्यू लाइन, और क्या लिख देंगे कि सर नेम इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम, उसके बाद EMPNO एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, सैलरी। ठीक, तो यहाँ पर आप कॉल कर लीजिएगा कि सर ई डॉट शो डेटा, तो जो डिफॉल्ट में डेटा असाइन हुआ होगा वो प्रिंट करेगा, और E1 डॉट शो डेटा जो आपने पैरामीटर पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो है, सॉरी E1 डॉट शो डेटा, यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल भी हो गया है। ठीक, तो डिफॉल्ट, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आगे हम ओवरलोडिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम नेम मल्टीपल फॉर्म्स, तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बट दोनों का नाम क्या है, सेम है। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड सेकंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, क्या आ रहा है, नेम इज राम, एम्प्लॉय नंबर इज 101, सैलरी इज 25। Parameterized constructor is called, name is Deepak, employee number is 23, salary is 4567. Okay, I hope you understand what is a parameterized constructor. साथ ही साथ हमने ये भी देखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। नेक्स्ट,
Copy constructor, this is the last constructor, लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब थ्री टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, जिसमें हमने पहले कौन सा देखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हमने देखा कॉपी कंस्ट्रक्टर। बाकी अदर लैंग्वेज इसको सपोर्ट नहीं करती है, ये सिर्फ सी प्लस प्लस में ही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। सो अ कॉपी कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज यूज्ड व्हेन द कंपाइलर हैज टू क्रिएट अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट ऑफ अ class object. The copy constructor are used in the following situation: the initialization of an object by another object of the same class, stating the object as by value parameter of a function. तो हम कौन सा कंस्ट्रक्टर देख रहे थे, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट पैरामीटराइज हो गया। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, नॉर्मली द कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन क्लास एज आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रोड्यूस सच एज एन ऑब्जेक्ट। The copy constructor usually do not return a function value. Constructor also not return any value, right? So example of copy constructor की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम होता है, बट यहाँ पर आप उसका क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या पास करना है आपको, सो ये हमने थ्री कंस्ट्रक्टर्स देखे हैं। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन अ डिस्ट्रक्टर। सो अ डिस्ट्रक्टर इज अ function that automatically executes when an object is destroyed। कंस्ट्रक्टर के जस्ट अपोजिट वर्क करता है, वो होता है आपका डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेमोरी को एलोकेट करता है, जबकि डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट की उसको डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन कब, जब उसका ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या हो जाएगा, खत्म। सो अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू व्हिच इट्स बिलोंग्स goes out of existence। The primary uses of the destructor function is used to release space on the heap। भाई आप जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हीप में स्पेस लेता है, और जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उस हीप में जो मेमोरी एलोकेट हो उसको डीएलोकेट करने के लिए डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। रूल्स फॉर राइटिंग अ डिस्ट्रक्टर। A destructor function name is the same as date of the class it belongs, except that the first character of the name must be a tilde symbol। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम भी सेम होता है, बट स्टार्टिंग में आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, टिल्ड। देन सेकंड, इट इज डिक्लेयर्ड विथ नो रिटर्न टाइप, मतलब कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, यहां तक आप वॉइड भी नहीं लिख सकते हैं। Since it cannot ever return a value, it takes no argument and therefore cannot be overloaded। जैसे कि कंस्ट्रक्टर में हमने देखा था, कंस्ट्रक्टर ऐसा आर्गुमेंट या पैरामीटर ले सकता है, बट डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर आपसे नहीं लेगा। इसका मतलब एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होगा और आप उसे ओवरराइड ओवरलोड नहीं कर सकते। इट्स शुड हैव पब्लिक एक्सेस इन द क्लास डिक्लेरेशन, मतलब आपको डिस्ट्रक्टर को किस सेक्शन में डिक्लेयर करना है, पब्लिक सेक्शन में। डिस्ट्रक्टर को प्राइवेटली डिक्लेयर कर दिया तो वो क्लास के बाहर कॉल भी नहीं हो पाएगा। और डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। सो लेट्स सी द सिंटेक्स। क्लास नेम, डेटा, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, राइट। सो let's see the example of the destructor। अब मान लीजिएगा कि इसी एग्जाम्पल में
क्लास का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? सेम। और यहाँ पर मैंने टिल्ड सिंबल लगाया और क्या लिख दिया? सी आउट एंड डिस्ट्रक्टर स्कॉल्ड। ठीक, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा या उस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस खत्म होगा, तो देखिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हुई। अब जैसे ही जिस जिस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे वो पहले ये आपने क्रिएट किया और बाद में आपने क्रिएट, तो डिस्ट्रक्टर कितने टाइम कॉल होगा? 2 टाइम। क्यों? क्योंकि 2 बार मेमोरी एलोकेट हुई, 2 बार मेमोरी को आपको डी एलोकेट भी करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टर है वो मेमोरी को क्या करता है? डी एलोकेट करने का काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर। सो ये हमने देखा कि किस तरीके से आप जो है डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बेसिकली डिस्ट्रक्टर हीप में जो मेमोरी एलोकेट हुई कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उसको डी एलोकेट करने का काम करता है। सो अब हम इसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेम द फंक्शन हुज डेफिनेशन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट अ प्लेस वेयर इज फंक्शन कॉल इज मेड। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी लाइन फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी वोलेटाइल फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल फंक्शन। मैंने बोला कि ऐसा फंक्शन जिसकी डेफिनेशन कहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाती है, जहां पर उसको आपने कॉल किया है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। सो इसका आंसर होगा इन लाइन फंक्शन। राइट। सो आज के एजेंडे में हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था, इन लाइन फंक्शन। ओके, आई होप यू got this question. Next, which among the following best describes a nested class? इसमें से आप नेस्टेड क्लास किसको बोलते हैं? जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा नेस्टेड स्ट्रक्चर, ऐसे ही सी प्लस प्लस में नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट भी होता है। सो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फर्स्ट, class inside a class is nested class. Option number B, class inside a function. Option number C, class inside a package. Option number D, class inside a structure. What will be the right answer? So right answer is the option number A, क्लास इनसाइड अ क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर अगर आप दूसरी क्लास बना रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are automatically added to every class if we do not write our own? Option number A, copy constructor. Option number B, assignment operator. Option number C, a constructor without any parameter. Option number D, all of the above. जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या विदाउट एनी पैरामीटर is also known as default constructor, right? So अगर आपने अपने से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो कंपाइलर उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या कर देगा? ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gets called when an object is being created? इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं? सो योर आंसर इज, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना आंसर। में बी ए कंस्ट्रक्टर, वर्चुअल फंक्शन, डिस्ट्रक्टर और मेन। सो आपका आंसर होगा कंस्ट्रक्टर की। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या कॉल होगा? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Destructor has the same name as the constructor and it is preceded by डिस्ट्रक्टर का नाम और डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों में नाम तो सेम होता है बट वो कौन सा सिंबल है जो आप डिस्ट्रक्टर के नाम के पहले यूज करते हैं। जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज टिल्ड सिंबल। अगर आप उसके साथ ये लगा देते हैं टिल्ड सिंबल तो कंस्ट्रक्टर ना होके कैसे वर्क करेगा एज अ डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, like constructor, can there be more than one destructor in a class? Yes and no। जल्दी से आप अपना आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। like constructor, can there be more than one destructor in a class? No। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि एक क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या करेंगे कि डिस्ट्रक्टर एक से ज्यादा क्रिएट नहीं करेंगे, अगर कर देंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। नेक्स्ट, स्टेट whether the following statement about the constructor are true or false। Step number 1, constructor should be declared in the private section। Statement number 2, constructor are invoked automatically when the object are created। तो जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्टर है, मैंने पहले भी बताया कंस्ट्रक्टर, मेंबर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, इनको किस सेक्शन में डिक्लेयर करना है? पब्लिक में। तब तो आप उसे क्लास के बाहर एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज एक्सेस होगा ही नहीं। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, बट कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, दिस वन इज ट्रू। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि पहला आपका क्या है? फॉल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रू। So I hope you understand the concept of this one. Next question. Destructor for automatic object if the program terminates with a call to a function exit or a function abort। इसमें से वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आर नॉट कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर आर नॉट कॉल्ड बिकॉज यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के पहले ही, उसका स्कोप खत्म होने के पहले ही अगर प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है तो सिचुएशन में डिस्ट्रक्टर कभी भी कॉल नहीं होगा। नेक्स्ट, विच कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज डिजाइंड टू कॉपी ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास टाइप। तो आपका आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर या डायनामिक कंस्ट्रक्टर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए आप जनरली कॉपी कंस्ट्रक्टर का ही यूज करते हैं। ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ नए टॉपिक। थैंक यू।